हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का अनदर सब टॉपिक दैट इज इंश्योरेंस सर्विस। आई होप आपने बैंकिंग सर्विसेज अच्छे से समझा, अच्छे से उसके नोट्स बनाए एंड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया में आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड भी एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ई नोट्स या ई बुक्स की, अगर आपको वो अवेल करने हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड आपको एक गुड न्यूज़ दूँ, हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है। सो अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम भी है जो कि अगेन प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारे वीडियोस मिलते हैं, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है एंड यू कैन टारगेट 100 on 100 ऑल्सो अलॉन्ग विथ योर प्रोजेक्ट मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए कंसेप्ट रजिस्टर, हेडिंग डालिए इंश्योरेंस सर्विसेज एंड लेट्स स्टार्ट। सो इंश्योरेंस सर्विस होता क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले मान लीजिए कि आपने एक कार परचेज की। ठीक है, आपने एक कार परचेज की। जब आपने परचेज की तो आपको कार के साथ उसका इंश्योरेंस भी मिला, बट आपको इसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। कुछ कारणवश अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है या कार में किसी भी प्रकार के डैमेजेस हो जाते हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी से उन डैमेजेस की एंड उन एक्सीडेंटल चार्जेस की भरपाई करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कोई पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखा था। हर महीने वो केवल 300 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी को पे करते थे। नाउ मिस्टर ए को ऐसा पता चला आफ्टर 54 ईयर्स ऑफ एज कि उनको कैंसर है। अब उसका ट्रीटमेंट तो बहुत कॉस्टली होता है। सो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी क्योंकि इतने सालों से वो 300 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हैं। ठीक है, सो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, योर वे टू कवर योर एक्सपेंसेस इन व्हेन यू आर अनेबल टू पे इन ए लॉन्ग रन। यानी कि अगर आपको एक साथ पैसे पे करने हैं कहीं पर तो आप कैसे पे कर पाओगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देते जाते हो एंड बाद में जब आपको एक्चुअल ज़रूरत पड़ती है आप उनसे उस लॉस को इंडेमनिफाई करवा सकते हो। सो वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब पढ़ते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है एंड अब प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द फर्दर टॉपिक। So insurance is a contract between insurer and the insured in which insurer agrees to make good the loss of the insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium। अब मैं आपको इस particular definition को समझाती हूँ from here to here। तो जैसे मिस्टर ए जो हैं इन्होंने इंश्योरेंस लिया। ओके, अब इन्होंने इंश्योरेंस लिया एक कंपनी से, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। ये इस कंपनी में क्या पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। ताकि समय आने पर कंपनी इनको जो नुकसान हो उसकी भरपाई करके दे। ठीक है, सो मिस्टर ए ने मान लीजिए कौन सा इंश्योरेंस लिया है, कार इंश्योरेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपने देखा इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। मतलब इंश्योरेंस क्या है, मिस्टर ए और इन कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है स्टूडेंट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो दोनों पार्टी साइन करते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं आगे आपको बताती हूँ इन विच इंश्योरर अग्रीज टू मेक गुड द लॉस, है ना। मतलब कि
जो इंश्योरेंस कंपनी है इसका नाम इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलेंगे अपन, इनको अपन क्या बोलेंगे कि ये तो इंश्योरर है, ठीक है। तो ये कौन है, इंश्योरर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट अगर लाइन देखें, ऑफ द इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो मतलब मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए है इंश्योर्ड, मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योर्ड कौन है, मिस्टर ए जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, और इंश्योरर कौन है, जो नुकसान होने पर भरपाई करेगा, यानी कि कंपनी, ठीक है। सो ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग। तो जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल नहीं होता कि बोल के बस अपन डिसाइड कर लें कि ओके मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ आपसे एंड जब भी मेरे को नुकसान होगा आप भरपाई कर देना। अरे कैसे, रिटर्न एग्रीमेंट करो, लोग आजकल सगे लोगों को भूल जाते हैं। सो इसलिए इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना स्टूडेंट्स, वो रिटर्न होता है। ओके नाउ एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी, इससे बोला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका दूसरा नाम है दैट इज इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके सो इकलौता डायग्राम है जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन लर्निंग द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन जो आपको लिखनी है, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर इंश्योरर। तो जैसे मैंने बताया कि जो व्यक्ति लॉस की भरपाई करता है यानी नुकसान की भरपाई करता है वो होता है इंश्योरर। तो यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज ही क्या होती है, इंश्योरर होती हैं। सो इज द इंडिविजुअल और अ फर्म who knows as insurance company which agrees to compensate the loss of the insured। मान लीजिए अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन भरपाई करेगा, इंश्योरर भरपाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इंश्योर्ड जिसका नुकसान हो रहा है एंड जो प्रीमियम पे कर रहा है। सो इज द इंडिविजुअल और द फर्म हु गेट्स कॉम्पेंसेशन ऑफ द लॉस, इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी। नाउ फर्दर मूव करते हैं, हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अब ऐसा नहीं है कि मैं तो प्रीमियम भरते जा रही हूँ और इंश्योरेंस कंपनी में कभी भी पैसे मांग लूँ, ऐसा नहीं है। जब इवेंट हैपन होगा तभी मैं पैसे मांग सकती हूँ। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस में जब बीमार हो तब आप पैसे क्लेम कर सकते हो, कार इंश्योरेंस में जब कार का एक्सीडेंट हो जाए तब, ठीक है, फायर इंश्योरेंस में जब दुकान वगैरह में आग लग जाए तब। सो इंश्योरेंस का अमाउंट आप तभी क्लेम कर सकते हो जब वो इवेंट हैपन हो रहा है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। सो इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी और द काइंड्स ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल इन द फायर इंश्योरेंस द लॉस इज कॉम्पेंसेटेड ओनली इफ इट इज ड्यू टू फायर। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी शॉप में जहाँ पे आपने फायर इंश्योरेंस लिया है वहाँ पे एक्चुअली में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी और वहाँ पे पूरी आग लग गई तो आप क्लेम कर सकते हो, बट वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ था जिस वजह से पूरे जो नोट हैं वगैरह हैं जो आपके ड्रॉर में रखे थे वो सब कोई इंसेक्ट या फिर कोई जो मान लीजिए माउस ही खा गया, फिर क्या करोगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी से लोगे। आपने फायर इंश्योरेंस लिया था, आपने पेस्ट इंश्योरेंस नहीं लिया था कि पेस्ट से अगर आपको कोई डैमेज हो रहा है तो आपको वहां से आपको कंपेंसेशन मिले, नो। तो जिस चीज का इंश्योरेंस है आप उसी चीज से कंपेंसेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ प्रीमियम, अब आपको इंश्योरेंस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आप रेगुलरली प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है। सो इट रिफर्स टू अमाउंट पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर फॉर गेटिंग कंपेंसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। जैसे मैं हूँ, टाइम ऑफ लॉस की मैं वेट ना करूँ, अभी से ही आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर लेती हूँ कि मान लो अगर कल को कुछ ऐसा हो गया तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से आएंगे, धीरे धीरे उनको प्रीमियम देते जाओ। अब आपके ऊपर है, आप क्वार्टरली प्रीमियम देना चाहते हो कि 6 महीने में कि साल में कि हर महीने देना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू बोथ। ओके सो ये थे 4 main points which were explaining the definition which I already explained you by way of diagram. Okay students, now let's proceed further. Definition of insurance by different authors. अब बहुत सारे authors हैं जैसे W.A. Dinsele, D.H. Hozell, ठीक है, और इसके बाद ये भी हैं। नाउ इन्होंने डिफरेंट इंश्योरेंस की डेफिनेशंस दी, आपको इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन याद करनी है। ओके सो फर्स्ट डेफिनेशन है, इंश्योरेंस इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल्स टू एन इंश्योरर हु अग्रीज फॉर कंसिडरेशन कॉल्ड द प्रीमियम टू अज्यूम अ स्पेसिफिक एक्सटेंट लॉसेस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको थोड़ी सी टफ लगे
क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप याद नहीं रख पाओगे। चलिए सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन फॉर द इफेक्ट्स बाय मिसफॉर्चून, द पेमेंट बीइंग मेड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। ये फिर भी थोड़ी सी ईजी है। नाउ इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी इंश्योरर agrees in return for a consideration insurance premium to pay an agreed sum of money to another party insured to make good the loss, damage or injury, something of value in which the insured has financial interest as a result of some uncertain event। ये बेस्ट डेफिनेशन है क्योंकि जो आपने डेफिनेशन लर्न करी वो इससे बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, सो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी हो तो ये वाली डेफिनेशन जरूर लिखना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। The insured and the insurer must disclose all the material facts to each other and both parties should not hide any fact related to insurance policy from each other। यानी कि जो इंश्योरेंस ले रहा है एंड जो लॉस को कंपेंसेट कर रहा है, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों, ये एक दूसरे के साथ एकदम सब कुछ सच सच बोले कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। इसी को बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। फेथ मतलब भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर। नाउ if the insured hides any material fact from the insurance company and later on the insurer comes to know about it, then he can refuse to pay the compensation। मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ छुपा रहे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसे निकलवाना चाहते हैं एंड आप मटेरियल चीज़ें छुपा रहे हैं एंड आप शो कर रहे हैं कि वो चीज़ है, उस वजह से इंश्योरेंस आप क्लेम कर रहे हैं। बाद में पता चल गया कि आपने इंश्योरेंस का पैसा इस तरीके से निकलवाया है जानबूझ के, तो तब तो इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाएगा और वो पैसे नहीं देंगे। Failure to make disclosure of material fact by the insured makes the contract of insurance voidable at the option of insurer। अगर आपने यानी कि मैंने मान लो कार का इंश्योरेंस लिया एंड कार का एक्सीडेंट हुआ भी नहीं था और मैंने ऐसे डैमेजेस खुद से किए क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और कार पुरानी हो गई थी, ठीक है, तो वो जो पैसे अगर मैंने क्लेम कर लिए इंश्योरेंस कंपनी से, बाद में उनको पता चला कि ये तो डैमेज खुद से किए गए हैं, तो फिर उनके पास ये हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दें। वॉइडेबल का क्या मतलब होता है? चाहे तो इंश्योर्ड पे केस कर दे, चाहे तो नहीं। ठीक है, कि इसने ऐसा किया जानबूझ के कार को ऐसे शो किया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, बट एक्चुअली में उनका मेन मोटिव था कि कार पुरानी हो गई है, मार्केट से ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो ऐसा भी लोग करते हैं। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब अग्रीव्ड पार्टी यानी कंपनी अगर चाहे तो पर्सन पे केस कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती, एंड कंपेंसेशन तो कंपनी पे करेगी नहीं। अगर कंपेंसेशन पे कर चुकी है तब केस कर देगी। ठीक है, अगर चाहे तो नहीं भी कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी। इसलिए वॉइडेबल मतलब चाहो तो केस करो, चाहे तो नहीं करो। इट डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, सो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसमें लिखना क्या क्या है स्टूडेंट्स, चलिए मैं मार्क कर देती हूँ आपको। इसके बाद आप ये वाली लाइन मत लिखना क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेटिव हो जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट लिखना इफ द इंश्योर्ड डज नॉट शो good faith and hides material facts, then आप इस लाइन को इस थोड़ा इजी लैंग्वेज में रिप्लेस करके लिख सकते हो, then he can refuse to pay the compensation। then he can नहीं, then insurer can लिख देना। ठीक है, और लास्ट में कि इससे क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल।
कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। ठीक है, सो आप ये लास्ट लाइन इस तरह से लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट इसके नोट्स बनाओ। चलिए प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स द एग्जाम्पल ऑफ द सेम। सो इसका एग्जाम्पल भी है एक। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ हार्ट पेशेंट। एक पर्सन है, उसने LIC पॉलिसी ली, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ली और उसने बताया नहीं इंश्योरेंस कंपनी को कि वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, एंड लेटर ऑन इफ द इंश्योर्ड डाइज ऑफ द हार्ट अटैक देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू पे द कंपेंसेशन बिकॉज द मटेरियल फैक्ट वाज हिडन बाय द इंश्योर्ड। यानी उसने ये छुपाया कि वो एक हार्ट पेशेंट है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अमाउंट नहीं पे करेगी। वो बोलेगी कि आपके जो आपने ये बताया ही नहीं था, जो लीगल आयर्स आएंगे उनको ये बोलेगी कि उन्होंने बताया ही नहीं था कि उन्हें वो एक हार्ट पेशेंट है और उन्होंने इंश्योरेंस लिया था लाइफ इंश्योरेंस का। तो लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस अलग होता है। इफ अ पर्सन इज डाइंग बाय एनी मेडिकल थिंग देयर इज अ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द सेम। यू कैन नॉट हाइड दिस फैक्ट फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, नाउ सिमिलरली इफ अ फैक्ट्री ओनर टेक्स अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, एक फैक्ट्री के ओनर ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, यानी कि अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे पे करेगी। सो हाइडिंग द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड has issued him a statutory warning letter to get his factory's wiring changed। और उसने इंश्योरेंस कंपनी को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम ये नहीं बताया कि उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक वार्निंग लेटर दिया था कि ताकि वो अपने जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, वायरिंग है, वो चेंज करवाए, कभी भी आग लग सकती है, ठीक है। एंड लेटर इफ द फैक्ट्री कैचेस फायर, बाद में अगर फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ द वायरिंग, देन इंश्योरर रिफ्यूज टू पे द कंपेंसेशन बिकॉज उसने एक बहुत बड़ी बात छुपाई कि उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आप एक चीज़ बोली थी कि आप अपनी वायरिंग चेंज करवाओ, कभी भी आग लग सकती है। तो आप ऐसी चीज़ें नहीं छुपा सकते इंश्योरेंस कंपनी से, नहीं तो वो आपको इंश्योरेंस का कंपेंसेशन पे नहीं करेंगे अगर बाद में उन्होंने ये चीज़ फिगर आउट कर ली तो, ठीक है। सो ये थे एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप इन दोनों में से एक आध एग्जाम्पल लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। विदाउट इंटरेस्ट taking an insurance policy is gamble and fraudulent activity and law does not permit. In case of life insurance, the insurable interest comes with relation of insured with the person taking insurance policy. For example, a person can take life insurance policy for his spouse or his or her children, but he or she cannot take insurance policy for a stranger. In case of fire insurance, the insured must suffer a financial loss if the subject matter is damaged. To prove the interest of the, he must be the owner of the subject matter, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला आपको पूरे पैराग्राफ में कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है उसका उस इंश्योरेंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई फैक्ट को हाइड करके और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकलवाना चाहता है। जैसे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए, तो आप किसी स्ट्रेंजर के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते ये शो करके कि वो फैमिली मेंबर है, ठीक है। सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले रहा है और इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, उन दोनों के बीच में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी उनका मन होना चाहिए इंश्योरेंस लेने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई गैम्बल के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है। और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। Now, for example, if a person has taken a loan against the security of a factory premises, then the lender can take fire insurance policy of that factory without being the owner of that factory. समझते हैं इस एग्जाम्पल को, सुपर इंपॉर्टेंट, केस स्टडी में भी आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट देखिए, इफ अ पर्सन has taken a loan against security of a factory premises, then the lender can take fire insurance policy of that फैक्ट्री। तो अगर कोई व्यक्ति ने लोन लिया है फैक्ट्री की प्रेमाइसिस की सिक्योरिटी के लिए, तो जो लेंडर है यानी जिसने लोन दिया है वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले, फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकता है कि फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, उसने तो पैसे दिए हैं फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए पर वो ओनर नहीं है और उसने क्या लिया है, फायर इंश्योरेंस लिया है, बिकॉज ही हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द फैक्ट्री प्रेमाइसिस। इन दिस केस, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस,
अब देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो है ना, क्योंकि उसने क्या किया, उसने पैसे लगाए ना, तो इसलिए उसने क्या किया, फायर इंश्योरेंस लिया। कल को कुछ फैक्ट्री में हो जाए तो उसके पैसे तो डूब जाएंगे, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो है, ठीक है, भले ही वो ओनर नहीं है। इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस of the subject matter. In all other types of insurance including marine insurance insurable interest must be present at the time of loss। यानी जब लॉस हुआ, मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये लेंडर जो है वो ले सकता है ना वापस, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले सकता है। लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आपने अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उनकी किस कारणवश डेथ हो जाती है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले सकते हो। खुदा ना खास्ता ऐसा हो बट हो गया तो ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों, इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, नुकसान की भरपाई कर रहा है, वो किसी भी प्रकार का नुकसान हो, ह्यूमन नुकसान हो या फिर आपका फायर लग गई या फिर कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, कोई भी एरिया हो, नुकसान की भरपाई तो कर रही है कंपनी, तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गैम्बल करने के लिए चीज़ें प्रोसीड कर रहे हो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है मेकिंग गुड द लॉस। जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक्सीडेंट में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कंपनी करती है, तो कंपनी क्या करती है, मेक करती है, मेकिंग गुड द लॉस, यानी लॉस की भरपाई करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वहीं के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। The purpose of insurance is to bring back the insured in same financial position as he was before the loss। तो मान लीजिए अगर उसने कार का इंश्योरेंस लिया है कोई व्यक्ति ने, और इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसको अगर एक्सीडेंट है और कार रिपेयर की कंडीशन में है तो उसके रिपेयर के चार्जेस दे देगी, और इसके साथ साथ अगर रिपेयर की कंडीशन में नहीं है, कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है और वो इंश्योरेंस में, तो उसका अमाउंट दे देगी, ठीक है। सो यही चीज़ होती है मेकिंग गुड द लॉस। सो इंश्योरेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है प्रॉफिट कमाने के लिए, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच कि जिस वक्त उसने इंश्योरेंस लिया उस वक्त उसका एसेट जिस पोजीशन में था सेम वो फाइनेंशियल पोजीशन वापस आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इंश्योर्ड इज फैक्ट्री फॉर 2 लाख अगेंस्ट फायर, ठीक है। एक व्यक्ति ने फायर इंश्योरेंस लिया 2 लाख का, ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख। जैसे ही आग लगी उसको 1 लाख का नुकसान हो गया, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पेंसेट हिम 1 लाख ओनली। तो जितने का नुकसान हुआ उतना ही कंपनी पे करती है, और पूरे 2 लाख नहीं पे करेगी, पहले कंपनी देखेगी कितने का नुकसान हुआ, उसके बाद उतना ही पे करेगी। बिकॉज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपेंसेट फॉर द लॉस, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं कमा सकते, बट हाँ अगर आपने कंपनी ली है, कंपनी में इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी नुकसान होता है वो उतने नुकसान की आपको भरपाई करके दे देंगे, बट प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, लॉस को गुड करना मोटिव है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज वन कैन नॉट एस्टिमेट द लॉस ड्यू टू द डेथ ऑफ द पर्सन। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये इकलौता एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। कमेंट ऑन द गिवन स्टेटमेंट। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस लिया, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस, अब पर्सन ही मर गया, ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, नुकसान की भरपाई कर देना। सो अगर कोई पर्सन मर गया आप उसे वापस थोड़ी ला सकते हो, वो तो लॉस हमेशा का लॉस है ना, इसलिए कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पर जान की जो इंश्योरेंस है वो किसको मिलता है, पैसा आने वाले जो जनरेशन है उसको मिलता है, लीगल आयर्स को मिलता है, यानी जो ब्लड रिलेशन है उनको मिलता है, ठीक है। सो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर नहीं एप्लीकेबल है, ओके, क्योंकि वहाँ पर आप किसी की जान चली गई अगर तो वापस थोड़ी ला सकते हो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज कोरोलरी of the principle of indemnity. According to this principle, ध्यान से सुनना, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurers will contribute the amount of the loss and compensate him for the actual amount of loss. Okay? तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, है ना। यहाँ पे बात किस बारे में कर रहे हैं कि एक पर्सन है, वो किसी फैक्ट्री का ओनर है,
ठीक है, इसने ए कंपनी से भी फायर इंश्योरेंस लिया, बी कंपनी से भी फायर इंश्योरेंस लिया और सी कंपनी से भी फायर इंश्योरेंस लिया। अब आग लग गई तो भरपाई कौन करेगा, ये सवाल है। तो ये बोला गया कि सब आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी ए, बी और सी तीनों कंट्रीब्यूट करके भरपाई करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख विद इंश्योरर ए एंड 50,000 विद इंश्योरर बी। अब 75,000 का लॉस हो गया, फिर ए कितना देगा 50,000 और बी देगा 25,000, तो दोनों मिलके दे रहे हैं ना, तो जितना भी मान लीजिए ए का केवल 50,000 ही था तो ये तो पूरे पैसे दे देगा। बट जो फायर फॉर 1 लाख विद इंश्योरर ए, सॉरी बी का 50,000 था, ए का 1 लाख था, सो ए जो है 25,000 देगा एंड बी जो है पूरे 50,000 देगा और इस तरह से 75,000 की जो है भरपाई हो जाएगी। हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए ये जो फैक्ट्री का ओनर है इसको नुकसान हो गया, ए ने बोला था कि मैं 1 लाख दूंगा, ए इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी ने बोला था 5 लाख क्योंकि इनका प्रीमियम ज़्यादा था, और तीसरी ने कहा था 10 लाख क्योंकि इनका भी प्रीमियम ज़्यादा था। ठीक है, बेचारे ये तीनों कंपनी में प्रीमियम भरता था ताकि नुकसान की भरपाई हो सके जब बड़े नुकसान हो। इसकी फैक्ट्री बहुत बड़े लेवल की थी, तो जैसे ही फैक्ट्री में आग लग गई तो कितने अमाउंट का नुकसान हुआ, मान लीजिए जितना अमाउंट का नुकसान हुआ दैट इज 15 लाख, 15 लाख का नुकसान हो गया। तो ए से सबसे पहले हम कितना बुलवा लेंगे, 1 लाख क्योंकि वो उतना ही दे सकता है। बी से कितना बुलवा लेंगे, 5 लाख, और सी से कितना बुलवा लेंगे, ये 1 और 5 6 हो गया, तो बचा हुआ पैसा सी से बुलवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो 15 लाख है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो यही बोला है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर एक व्यक्ति ने मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है तो जितना अमाउंट का इंश्योरेंस लिया सब मिल बांट के उसकी जो नुकसान की भरपाई है वो करेंगे सारी इंश्योरेंस कंपनी। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर। ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है ये ए को बोले तुम 15 लाख दे दो, या फिर बी को बोले तुम 15 लाख दे दो, सी को बोले तुम 15 लाख दे दो, ऐसा नहीं, सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि आपने मल्टीपल इंश्योरेंस लेके रखे हैं। द इंश्योरर कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर द टोटल लॉस इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच। ठीक है, तो जिस हिसाब से पर्टिकुलर कंपनी ने अश्योर किया अमाउंट, जैसे ए ने हमारे एग्जाम्पल में बोला था कि मैं 1 लाख का कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, 1 लाख का कवर है, बी ने बोला था 5 लाख का कवर है और सी ने बोला था 10 लाख का कवर है, उस हिसाब से वो पेमेंट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसके फटाफट अच्छे से नोट्स बनाइए। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन कॉम्पेंसेशन अमाउंट। अब ये फॉर्मूला है जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट डिटरमाइन करेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से आपको इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये था हमारा एग्जाम्पल, अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर ऑफ 1 लाख विद ए, 50,000 विद बी। लॉस कितने का हुआ था, 75,000 का। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऊपर ही 1 लाख इंश्योरेंस कौन सी कंपनी पे करेगी, ए कंपनी, और 50,000 इंश्योरेंस का अमाउंट कौन सी कंपनी पे करेगी, बी कंपनी। और एक ऐसा इंश्योरेंस था, फायर इंश्योरेंस था, और एक्चुअल लॉस कितना हुआ था, एक्चुअल लॉस हुआ था 75,000 का। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना है फॉर्मूला टू डिटरमाइन द कंपेंसेशन अमाउंट। कंपेंसेशन अमाउंट निकालने के लिए यानी नुकसान की भरपाई का जो अमाउंट है, कितनी भरपाई कैसे होनी है, वो कैसे निकाला जाएगा। सम अश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर इनटू एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल सम अश्योर्ड। यानी ए कितना पे करेगा, तो ऐसे तो ये बहुत इजी तरीका है निकालने का। तो ए कितना पे करेगा, सम अश्योर्ड कितना था, ए का 1 लाख था। ठीक है, उसके साथ इनटू एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस कितने का था, 75,000, एंड टोटल सम अश्योर्ड, टोटल सम कितना था, इन दोनों का टोटल दैट इज 1,50,000। ठीक है, सो आंसर आ गया कि ए कंट्रीब्यूट करेगा 50,000। अब कंपेंसेशन बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ स्टूडेंट सम अश्योर्ड कितना है टोटल, तो सम अश्योर्ड है बी का 50,000, टोटल था 1,50,000 इंटू 75,000, तो बी कंट्रीब्यूट करेगा 25,000 केवल। ठीक है, इस तरह से 75,000 की भरपाई होगी। अब मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, अब आपने ये वाला एग्जाम्पल तो देख लिया, अब स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझते हैं। जब तक आप ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से नोट डाउन करो देन मैं आपको आगे समझाती हूँ। ओके,
चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ, सेम, बस फॉर्मूला याद कर लो, सम अश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर इनटू एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल सम अश्योर्ड। ओके, सो अब एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सो फर्स्टली मान लीजिए कि मिस्टर ए ने फायर इंश्योरेंस लिया, ठीक है, जिसमें एक्स कंपनी ने कवर का प्रॉमिस किया था कि इतना अमाउंट हम कवर करेंगे, दैट इज 2 लाख, ठीक है। वाई कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे 5 लाख, ठीक है। और एक जेड कंपनी और है, ठीक है। तीनों इंश्योरेंस कंपनीज है ना, तीनों कौन सी कंपनी है, इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करेंगी अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो, ठीक है। तो जेड कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे 3 लाख, ठीक है। तो इस तरह की डिटेल्स थी। अब एक्चुअल में फैक्ट्री में फायर अकर हुई, ठीक है, और नुकसान हो गया टोटल 8 लाख का। अब ये 8 लाख कौन सी कंपनी कितना पे करेगी, ठीक है। तो अब अपन को टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कौन सा फॉर्मूला बताता है, आप याद करो। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें फॉर्मूला बताता है सम अश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर इनटू एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल सम अश्योर्ड, ठीक है। तो सम assured with a particular insurer into actual loss और यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल सम अश्योर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स कंपनी कितना पे करेगी, सो एक्स कंपनी ने कितना प्रॉमिस किया था, 2 लाख, टोटल सम अश्योर्ड कितना है, 10 लाख है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो लॉस है, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 8 लाख, ठीक है। अब आपको पता ही चल गया 2 लाख 1,80,000 प्रोवाइड करेगी एक्स कंपनी, ठीक है। 1,80,000 एक्स कंपनी प्रोवाइड करेगी। ऐसे आप बाकी वाई और जेड का निकाल के कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। सो आपको समझ आया कि कैसे निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, अमाउंट आए, आप प्लीज़ फटाफट इसको निकाल लेना। ओके, नाउ ये था अपना इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नाउ सब्रोगेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द इंश्योरर steps into the shoes of the insured. In other words, when the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him or her, the right of the ownership of the property passes on to the insurer. This is also a corollary to the principle of indemnity, because once the compensation is given, later on if the insured realizes some money by the sale of damaged property, that will bring profit for him, and the insurance is not a contract for making the profit. अब आपके मन में आ रहा होगा, मैम क्या बोल दिया आपने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। इफ अ पर्सन हैज टेकन अ फायर इंश्योरेंस, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ने फायर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फॉर हिज फैक्ट्री। किस लिए ली है? अपनी फैक्ट्री के लिए ली है, ठीक है। फिर ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख। जैसे ही आग लग गई तो उसको नुकसान हो गया, लॉस हो गया, कितने का? उसको 1 लाख का, ठीक है। नाउ
एंड ही गेट्स द कंपेंसेशन फॉर द सेम, उसको इंश्योरेंस कंपनी ने, ये था इंश्योर्ड, ठीक है। अब इसको इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक्स लाइफ एक्स इंश्योरेंस कंपनी थी, उसकी नुकसान की भरपाई भी कर दी, है ना, मेड गुड द लॉस। लेटर ऑन हाफ बर्न्ड गुड्स sold for 10,000, then these 10,000 will be kept by the insurance company। अब जो आधा सामान जल गया था, है ना, यहाँ पर जो सामान जल गया था, मतलब जो फायर अकर हुई थी उस वजह से जो हाफ बर्न्ड सामान था, आधा जला हुआ सामान था, तो इस पर्सन ने क्या किया, इस जले हुए सामान को सेल करने का ट्राई किया। तो जितना भी ये पैसा कमाएगा बेच के, ये पैसा किसका होगा, कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी ने नुकसान की भरपाई की है और आप सामान बेच के पैसे कमा रहे हो, तो वो पैसे किसके हक के हैं, इंश्योरर के हक के हैं। अब समझ आया प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, एंड नॉट बाय द इंश्योर्ड, बिकॉज इंश्योर्ड हैज ऑलरेडी गॉट द फुल कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस। यानी कि सामान के साथ पूरी फैक्ट्री को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसने करके दी, कंपनी ने। तो आप सामान बेचकर, यानी जो आधा जला हुआ सामान है वो किसकी प्रॉपर्टी है अब, क्योंकि उसकी नुकसान की भरपाई तो हो चुकी है, वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करके पैसे नहीं कमा सकते। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सो आफ्टर पेइंग द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। In other words, when insured is compensated for the loss, यानी एक बार अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दे चुकी है, ठीक है, और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर और हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी passes to the insurer। यानी कोई भी सामान जो जला हुआ पड़ा हुआ है फैक्ट्री में वो किसका होगा, इंश्योरेंस कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी उसके पैसे दे चुकी है कि आप नया सामान ले आओ। ओके, नाउ this is also corollary to the principle of indemnity, because once the compensation is given, later on if the insurer realizes some money by the sale of damaged property, यानी जो सामान जल गया और वो उससे पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, it will bring profit for him, and insurance is not a contract for making profit, insurance is a contract for making good the loss। ठीक है, तो अगर आप ऐसे पैसे कमा रहे हो, डैट बिलोंग्स टू द कंपनी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। पूरी एक एक लाइन लिखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते, अच्छे से एक एक लाइन लिखो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेना। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा। तो आप बोलोगे मैम ये कैसा नाम है, आब्राकडाब्रा, विंगारियम लेवियोसा, ऐसे नाम नहीं है। कॉसा प्रॉक्सिमा एक मैक्सिम है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द कॉज और द रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज, देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन। जैसे पर्सन ने, मान लीजिए इफ अ पर्सन हैज टेकन अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, एक पर्सन ने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, फॉर सेंडिंग द व्हीट बैग्स ऑन द वे, इफ फॉर सेंडिंग द व्हीट बैग्स एंड ऑन द वे if rat spoiled the wheat, then no compensation will be given, because under marine insurance the cause of loss should be sea perils and not the rat। तो मान लीजिए अगर आप गेहूं भेज रहे हो, वीट भेज रहे हो आप ट्रांसपोर्टेशन करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, और वो आप शिप के थ्रू भेज रहे हो और आपने इसका इंश्योरेंस लिया है, इस पर्टिकुलर वीट बैग्स का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, और आपका इंश्योरेंस किस चीज़ का है कि अगर शिप सिंक हो गई या फिर पानी की वजह से अगर कोई नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई होगी, बट एक्चुअली वहाँ चूहे थे और चूहे ने नुकसान किया, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस तो मरीन इंश्योरेंस था ना, रैट इंश्योरेंस नहीं था, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड द रैट मेक्स अ होल इन द शिप through which the water enters and spoils the wheat bags, compensation will be given। और मान लीजिए अब जो चूहा है वो इतना शातिर है कि वो इस नाव को ऐसे कुदेर रहा है कि उसमें छेद हो गया और पानी पूरा भरने लगा, जिस वजह से गेहूं खराब हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी क्योंकि पानी की वजह से गेहूं खराब हुई। तो अगर पानी की वजह से, समुद्र के पानी की वजह से गेहूं खराब हो रही है, तब तो आपको पैसे मिल जाएंगे, बट अगर चूहा खा रहा है तो पैसे नहीं मिलेंगे। वो तो कितना क्यूट होता है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉसा मैक्सिमा यही बोलता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और द रीजन ऑफ द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस चीज
चीज़ का इंश्योरेंस है, आप दूसरी चीज़ से अगर वो चीज़ डैमेज हो रही है आप नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसके ओनर ने फायर इंश्योरेंस लिया है, बट एक लेडी आके बढ़िया से अगरबत्ती आगे जला रही है, जान पूछ के उसमें आग लगा रही है, ठीक है, या फिर तो ये अगर ये पता चल गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे थोड़ी देगी, या सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा गए तो, ठीक है, बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, कोई भी जैसे सीरियल्स में दिखा देते पुराने ज़माने में। ओके, नाउ इफ द लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन, यानी कि जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस लिया है वहीं से आपकी नुकसान की भरपाई जो होगी, ठीक है, जैसे सी मरीन इंश्योरेंस। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखना, कॉसा प्रॉक्सिमा, ठीक है। तो कॉसा प्रॉक्सिमा चूहे से याद होगा कि चूहे ने गेहूं खा ली थी, इस तरह से आप याद करना, ठीक है। पर इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं मिला क्योंकि नाव में चूहे आ गए, शिप में चूहे आ गए, तो वीट तो चूहे की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके कुतरने की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, पानी की वजह से तो नहीं हो रही, तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों पे करेगी। बट अगर चूहे ने छेद कर दिया, शिप में पूरा पानी भर गया, लोगों की जान भी खतरे में है, तो अगर जो गेहूं डूब गई तो उसके तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी क्योंकि अब तो रीजन पानी है ना, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इन द सेम वे एज ही वुड टेक केयर ऑफ विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योर्ड should not become careless of his property after taking insurance policy. It is the duty of the insured to make a reasonable effort and take available precautions to save the insurance property. जैसे मान लीजिए मैंने कार का इंश्योरेंस लिया, मेरे को पता है इंश्योरेंस कंपनी तो नुकसान की भरपाई कर देगी, अब मैं रफ एंड टफ कार चला रही हूँ, 80 पे कार चला रही हूँ, सो फुल स्पीड पे कार चला रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, अब तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आपने इंश्योरेंस लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसे की भरपाई होगी तो आप अंधाधुंध किसी भी तरह उसका यूज़ करते जाओ, है ना, और आप ये सोचो कि इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी और ज़बरदस्ती आप इसको पे करवाने की नौबत पे ले आओ। सो इफ़ अ पर्सन हैज टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी for his house and when the fire breaks out he should take out all the measure to stop the fire and minimize the loss, rather he was standing and watching the fire। अब एक व्यक्ति की फैक्ट्री में आग लग गई, उसने फायर इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, अब वो बुझाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसने फायर ब्रिगेड को ही फ़ोन नहीं की, वो ऐसे बैठा हुआ है, हाँ मेरा तो इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी ना। सो आपको स्टॉप करना है ना फायर को, आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, राइट। सो मिनिमाइज द लॉस रादर देन वॉचिंग द फायर बिकॉज ही विल गेट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। आपको कंपेंसेशन तभी मिलेगी जब आपने खुद भी एफर्ट्स डाले हो, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर फुल स्पीड पे कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होना पक्का है, तो आपने क्यों चलाई फुल स्पीड पे और एक्सीडेंट हो गया तब आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, क्योंकि आपको तो लग चुकी है, आप ऐसे पड़े हुए हो। सो आप तो मेडिकल इंश्योरेंस के सामने भी हाथ फैलाओ और ऊपर से उनको एक्सप्लेन करो कि क्यों गाड़ी इतनी तेज चला रहे थे, वाई इट वॉज रैश ड्राइविंग, और उसके बाद जो नुकसान की भरपाई हुई है वो तो कंपनी कर देगी, बट आपकी हेल्थ पे जो भरपाई हुई है वो तो बहुत टाइम लगेगा ना घाव सिलने में, इसलिए आपको खुद को एफर्ट्स लेने, अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। केस स्टडी नंबर 1, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी टुक एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, उन्होंने एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लिया। नाउ पॉलिसी फॉर ऑल इट्स व्हीकल, जैसे वो ट्रक वाले होते हैं ना, और एक ट्रक मान लो ट्रक वाला है, उसके 6 ट्रक हैं, उसने ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस लेके रखा है। नाउ अ ट्रक ऑफ दैट कंपनी कैरिंग ऑरेंजेस met with an accident। अब ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ड्यू टू दैट एक्सीडेंट देयर वाज नो डैमेज टू द ऑरेंजेस बट द ऑरेंजेस वेर अनलोडेड फ्रॉम दैट ट्रक एंड रीलोडेड टू अनदर। ड्यू टू टाइम वेस्टेज एंड अनलोडिंग एंड रीलोडिंग द ऑरेंजेस got spoiled। Will the company get compensation for the loss of damage from the insurance company or not? Which principle is related in this case? Explain the principle of insurance। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक ट्रक थी, ठीक है, अब इस ट्रक में ना ऑरेंजेस भरे हुए थे और ये एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रही थी, ठीक है, बट यहीं बीच में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गई और ऑरेंजेस सारे बाहर आ गए। तो कंपनी वालों ने क्या करा है, ड्राइवर को बोला कि दूसरी ट्रक भिजवा रहे हैं, इधर से अनलोड करो सारे एंड ये दूसरी ट्रक में लोड करो। पर इससे क्या हुआ, कुछ ऑरेंजेस जो हैं वो खराब हो गए। ड्यू टू टाइम वेस्टेज इन अनलोडिंग एंड रीलोडिंग द ऑरेंजेस गॉट स्पॉइल्ड, क्योंकि ऑरेंजेस पेरिशेबल होते हैं,
ठीक है। तो अब ऑरेंजेस खराब हो गए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से ये लोग ट्रक का इंश्योरेंस तो मांग ही रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं जो ऑरेंज खराब हो गए उसका भी कंपेंसेट करो लॉस। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी? सो आपको प्रिंसिपल याद आ गया होगा कौन सा है। So principal, a company will not get compensation because oranges were not spoiled in the accident. Accident में तो ट्रक खराब हुई थी ना, ठीक है। The oranges got spoiled due to delay in unloading and loading. This case is related to principle of causa proxima. तो causa proxima क्या बोलता है? आपने जिस चीज़ का इंश्योरेंस लिया आप उस चीज़ की बात करो, दूसरी चीज़ की बात मत करो, ठीक है। जैसे वो शिप में अगर गेहूं के बैग पड़े थे, चूहा खा गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी तब पे करेगी जब शिप में पानी भर जाए, तब गेहूं खराब हो, ठीक है। तो ये वाली थी केस स्टडी नंबर 1। तो कॉसा प्रॉक्सिमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा आप समझा देना, ठीक है, और रैट वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ केस स्टडी नंबर 2। अ हस्बैंड took the life insurance policy of his wife. हस्बैंड ने अपने वाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है। आफ्टर 1 year the couple got divorced and later on after 2 years the wife died. Will the husband get compensation from the insurance company? तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, 1 साल बाद दोनों का डिवोर्स हो गया और 2 साल बाद वाइफ की डेथ हो गई, ठीक है। वाइफ नहीं, डिवोर्स ही थी तो सेपरेट ही हो गए थे, 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई जो लेडी थी, ठीक है। विल द हस्बैंड गेट कंपनसेशन? अब क्या हस्बैंड को कंपनसेशन मिलेगी जबकि वो हस्बैंड है ही नहीं, डिवोर्स हो चुका है। सो द हस्बैंड विल गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। जब उसने पॉलिसी ली थी तब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था ना कि अगर वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस होगा तो उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, तो यस उसको पैसे मिलेंगे। ओके, इफ द हस्बैंड इज मेकिंग रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम even after the divorce then he will get the compensation for the death of his wife after the divorce, even after the divorce। भले डिवोर्स हो गया है वो प्रीमियम तो भर रहा है ना, तो उसे कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। सो ये था केस स्टडी नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया पूरा इंश्योरेंस सर्विसेज एंड आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट उससे पहले आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का इकलौता ऐसा लीडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हमारी जो ऐप है, वेबसाइट है और या हमारे यूट्यूब चैनल है, यहाँ आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड की एंड दीज ऑल स्टेट बोर्ड्स की भी। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में गिवन है और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं वाया अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट इज Facebook, Instagram, Twitter and Telegram and WhatsApp. Please like this video, share to your friends who are preparing for 12th and 11th business studies and subscribe to the channel if you haven't.